नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, यह पुस्तक हम यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी आदि सभी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। और साथियों, हम इस पुस्तक का 44वां भाग पढ़ रहे हैं, जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत है। और काव्य शास्त्र का यह साथियों हमारा दूसरा भाग है। तो आज हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे काव्य लक्षण, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन। चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए साथियों, काव्य लक्षण पर सबसे पहले हम बात करेंगे। काव्य लक्षण संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है। काव्य लक्षण का जो विभाजन है वो 3 आधारों पर किया है, जो निम्नवत है। पहला जो विभाजन है वो शब्द और अर्थ के आधार पर है, दूसरा शब्द के आधार पर है, और तीसरा रस और ध्वनि के आधार पर है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द और अर्थ के आधार पर। शब्द और अर्थ के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है संस्कृत में काव्य लक्षणों का, आचार्यों ने देखते हैं। देखिए, शब्दार्थ के आधार पर भामा ने क्या कहा है। भामा ने काव्य लक्षण दिया है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। देखिए, ये सब चीज़ नोट कर लीजिए। और नोट नहीं करना है तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं। रुद्रट ने दिया है काव्य लक्षण ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम, ठीक है। और बामन ने दिया है काव्य शब्दोंग गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। यह लक्षण किसका है? बामन का है। तो सभी ने शब्दार्थ के आधार पर अपने अपने लक्षण दिए हैं। तो बामन का है काव्य शब्दोयलंग गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। अब कुंतक का क्या है लक्षण? शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद्वालाद कारिणा। यह कुंतक का है। यह किसका है? कुंतक का। अब देखते हैं शब्दार्थ के आधार पर मम्मट का क्या है लक्षण। तददोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। ये मम्मट का है लक्षण। तददोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। और बाघभट्ट का क्या है? साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुटरी तिरसोपितम काव्यम कुर्वीत कीर्तय। ये बाघभट्ट का है। आनंदवर्धन का काव्य लक्षण क्या है? शब्दार्थ में सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम। राजशेखर का काव्य लक्षण है गुणवदलंकृत्यंच वाक्यमेव काव्यम। और विद्याधर का है शब्दार्थ बपुरस्य शब्दार्थ बपुस्तावत काव्यम। क्षेमेंद्र का है काव्यम विशिष्टा शब्दार्थ सहित सदलंकृति। ये सभी काव्य लक्षण शब्दार्थ के योग में है। अब हम बात करेंगे शब्द के आधार पर काव्य लक्षण। आचार्य हैं दंडी। काव्य लक्षण है शब्द के आधार पर शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये दंडी का काव्य लक्षण है। जयदेव का है निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर वाक्याव्य नामक। नामवाक। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये जगन्नाथ का काव्य लक्षण है शब्द के आधार पर। अब हम बात करेंगे रस और ध्वनि के आधार पर। आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भोजराज का है निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकृत कार्यालंकृतम। यह किसका है? भोजराज का
और रसान्वितम कवयः कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विन्दति। यह भोजराज का आपका काव्य लक्षण है। अब देखिए मध्यकालीन हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले आचार्य केशवदास। काव्य लक्षण यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। यह किसका है? केशवदास का। तो भूषण से भूषण का नहीं हो जाएगा, ये भूषण शब्द से नहीं है। श्रीपति यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सुलीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। और चिंतामणि का काव्य लक्षण है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए और शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोय। और कुलपति मिश्र का काव्य लक्षण है दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार और शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सुरति मिश्र का काव्य लक्षण है वर्णन मनरंजन जहां रीत अलौकिक होए निपुण कर्म कवि जो जुतिहि काव्य कहत सब कोय। ये सुरति मिश्र का काव्य लक्षण है। कवि देव का है शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। अब हम बात करेंगे सोमनाथ की काव्य लक्षण के बारे में। सगुन पदार्थ दोष विनु पिंगल मत अविरुद्ध और भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित्त कहि शुद्ध। सोमनाथ का है ये कालिदास का क्या है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करुपता। ठीक है। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। चलिए देखते हैं किस किस ने क्या कहा है काव्य के बारे में। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ऐसा कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम क्या है? कविता। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा काव्य लक्षण है ये। अगला है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार है। यह भी कथन, यह भी काव्य लक्षण रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। किसका कथन है, किसका लक्षण है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। हम बात करते हैं अगले आचार्य की। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक या संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। यह इतना सुंदर कथन काव्य लक्षण जयशंकर प्रसाद का है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन है
यह काव्य लक्षण है सुमित्रा नंदन पंत का। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अब देखिए, पाश्चात्य विद्वानों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, ये है ड्राइडन का कथन। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, ये कॉलरेज का है। और भी देखते हैं। पोएट्री इज द राइदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ये है एगर एलन पोए। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड्सवर्थ का है। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये अर्नोल्ड का है। और पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड, ये शैली का है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये भी शैली का ही है। और देखते हैं। और आखिरी ये पाश्चात्य का काव्य लक्षण क्या है? पोएट्री इज द यूटेरेंस ऑफ पैशन फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड पावर, evoking and illustrating its conception by imagination and fancy and modulating its language on the principle of variety in the unity, ये किसका है? ये है लाई हंट का। ठीक है, अब हम बात करेंगे काव्य लक्षण के बाद काव्य हेतु पर। काव्य हेतु, हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्ना कारणम। हेतुर्ना कारणम अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वसम्मुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। कवि की जो प्रतिभा है उसका मूल हेतु, मूल कारण ही काव्य सृजन है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये हो गया है आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। नैसर्गिक की चा प्रतिभा श्रुतम चा वहु निर्मलम अमंदास चावि योगो स्याह कारणम काव्य संपदा। आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। याद रखना है, इन्होंने लोक विद्या प्रकीर्ण को काव्यांग काव्य हेतु का स्वीकारा है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी। यहां आचार्य बामन का लोक से तात्पर्य लोक व्यवहार, विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। स्पष्टता विद्या से उनका अर्थ है व्युत्पत्ति। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्यज्ञत्व, काव्य परिचय, अभियोग काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान चित्त की एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः बामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल मानते हैं। देखिए, बामन किसको मानते हैं? प्रतिभा को।
कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम कवित्वम बीजम। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं। काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है तथा इसके दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा नैसर्गिक शक्ति है और उत्पाद्या व्युत्पत्ति शक्ति। अब हम देखते हैं आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप में हेतु स्वीकार किया। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्याद्यविद क्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु दुद्भवे। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है, श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकारा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु नहीं माना है, प्रतिभा का माना है। उनका कहना है काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। जैसे तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा। प्रतिभा काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा से प्रतिभा कहा है। प्रज्ञा नमोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुहा। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहेंगे और सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहेंगे। आचार्य भागवत ने लिखा है, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि स्फुरणशील सर्वोत्मुखी बुद्धि का प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसको कहा है? प्रतिभा को। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है अंतःकरण का उद्भावित क्रिया प्रतिभा है। अब बात करेंगे हम व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। राजशेखर ने लिखा है कि उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है, उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति है। अभ्यास क्या है? काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। अब काव्य लक्षण और काव्य हेतु के बाद हम बात करते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य लिखने का उद्देश्य क्या है? यही काव्य प्रयोजन है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए। भरत मुनि ने बताया है धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि, वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति प्राप्ति। ये सभी भरत मुनि द्वारा बताए हुए काव्य प्रयोजन है। धर्म के लिए लिखता है, यश के लिए, आयुष के लिए, हित के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए, इन सभी के लिए। भामा ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान और प्रीति के लिए लिखे हुए काव्य प्रयोजन है। दंडी ने बताया है काव्य प्रयोजन लोक व्युत्पत्ति,
बामन ने काव्य प्रयोजन बताया है कीर्ति है और प्रीति है। रुद्रट ने धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम, अर्थ और सुख प्राप्ति ही बताया है। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन बताया है विनयोन्मुखीकरण और प्रीति। कुंतक ने बताए हैं काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परमहलाद। महिम भट्ट ने बताए हैं रसमय, सदुपदेश, परमहलाद। अभिनव गुप्त ने काव्य प्रयोजन बताया है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जायास सम्मति, उपदेश और परमानंद, यश। भोज ने बताया कीर्ति और प्रीति। मम्मट ने काव्य प्रयोजन बहुत से बताए हैं यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षतय, अमंगल का नाश, सद्य पर निवृत्ति, तत्काल परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मति उपदेश। हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित हैं। जस सम्मत आनंद अति दुरितन डारे सोए, और होत कवित ते चतुरई, जगत राम बस होए, कुलपति मिश्र का कहना है। और देखते हैं रहत घर न बर, धाम बन धाम धन, तरवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। और कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देति, करे भलोपदेश नित वह कवित्त चित चेत। ये सोमनाथ का दोहा है, सोमनाथ का काव्य प्रयोजन के लिए दोहा है। और देखिए एक लहें तप पुंज हैं, केफल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, और एक लहें बहु संपत्ति, केशव भूषण जो बर वीर बड़ाई, और एक हैं को जस ही सो प्रयोजन, रस खान रहीम की नाई, और दास कवित्त की चर्चा, उदिवंतन को सुख दे सब ठाई। भिखारी दास का ये सवैया छंद है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त। और कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? रस संप्रदाय। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़िएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।